हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट थर्ड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पार्ट थर्ड, जिसमें हमने इससे पहले हम 2 पार्ट देख चुके हैं और 2 पार्ट में हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और तीसरा आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। विभिन्न जो है गवर्नर जनरल, इसके बारे में पढ़ेंगे, द्वैध शासन के बारे में पढ़ेंगे, न्यायिक सेवा के बारे में पढ़ेंगे, हड़प नीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हड़प लिया गया था उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास देखना शुरू करते हैं। और ये क्लास जो है सभी एग्जाम के लिए और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, इवन तक बोर्ड जो है, इवन 10th-12th जो भी बोर्ड हो उसमें भी एग्जाम में ये देखिए इस क्वेश्चन से बता चूँकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सार से बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? और ये हर जगह क्या है, एलिजिबल है, हर जगह इसका उपयोग है। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? फर्स्ट में दिया है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि से। जैसे कहता है, इसमें कहा कि जैसे अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? 1765 में हुई थी। ठीक है ना? इसमें भी इलाहाबाद में 2 संधि हुई थी। ठीक है, एक 12 को हुई थी, 12 अगस्त को, दूसरा 16 अगस्त को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है बंगाल में द्वैध शासन। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार कहता है एग्जाम इसको पूछा जा चुका है। मैक्सिमम टाइम कहता है इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए कि वर्ष 1772 में किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? अब देखिए, द्वैध शासन के बारे में कह रहा है, एक बार तो पूछ रहा है कि द्वैध शासन का किसने लागू किया था। ठीक है, और दूसरे के बारे में कह रहा है कि द्वैध शासन किसने समाप्त किया था। तो द्वैध शासन जो लगाया था, द्वैध शासन लगाया किसने था? तो द्वैध शासन लगाया था क्लाइव ने। किसने लगाया था? क्लाइव ने। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए भारत में नेक्स्ट कहता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन अभी हमने 3 क्वेश्चन देखा है, तीनों क्वेश्चन ऊपर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जो क्वेश्चन देखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार बन चुका है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता क्या किसको बोलते हैं? वारेन हेस्टिंग्स को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? वारेन हेस्टिंग्स को। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे बोलेंगे? वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में किस कोर्ट की स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। कौन थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश? कौन थे? एलिजा इम्फे थे। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्वेश्चन ऐसे करके पूछ देता है इसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके कार्यकाल में आया था? तो किसके कार्यकाल में आया था? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसमें ये भी पूछता था, अच्छा आया तो था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के काल में, लेकिन कब आया था? तो वर्ष 1774 में, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसके कारण। ठीक है, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे थे। कौन थे? एलिजा इम्फे थे। नेक्स्ट कहता है कि पुलिस सेवा, क्या कहता है कि पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसको माना था कर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कर्नवालिस। पुलिस सेवा और सिविल सेवा जनक के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस थे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था, कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें यह गौरव प्राप्त हुआ। और यह प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? सत्येंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट दिया है, एक बॉक्स में दिया है, इसमें बॉक्स देखेंगे, देखिए इंपॉर्टेंट बॉक्स है।
इसमें दिया है कि ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, ठीक है। तो इसमें लोक सेवा संबंधी आयोग कौन कौन है, देखिए एचिंसन आयोग, देखिए एक आयोग दिया है, वर्ष दिया है, उसके बाद जाकर गवर्नर जनरल दिया है। तो इसमें कहता है एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग किस वर्ष, 1886 में। कब, 1886। और गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो लॉर्ड डफरिन के समय में। एचिंसन आयोग 1886, लॉर्ड डफरिन। दूसरा देखिए इस्लिंगटन आयोग दिया है, क्या दिया है, इस्लिंगटन आयोग, ऐसे देखिए साफ, ये देखिए इस्लिंगटन आयोग, ठीक है। इस्लिंगटन आयोग दिया है 1912 में। कब, 1912। किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और एक और दिया है ली आयोग, किसके बारे में चर्चा की है, ली आयोग। तो ली आयोग क्या था, तो ये 1927 में, देखिए इसका संबंध किससे, 1927 में। और कहता है ये लॉर्ड रीडिंग से, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड रीडिंग के समय में आया था। ब्रिटिश भारत में जो लोक सेवा संबंधी आयोग था, किसके किसके काल में क्या क्या बना था, इस बॉक्स में दिया है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। इसमें से ज़्यादातर एक एचिंसन आयोग का पूछ लेता है और एक दूसरा ली आयोग का, ये इसका पूछ लेता है, ठीक है। तो इस दोनों को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था। जो भारत सरकार अधिनियम था 1935, कौन सा, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था। तो ये कौन सा आयोग था, ये था ली आयोग। कौन सा आयोग था, ली आयोग। ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। नेक्स्ट है भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त, कौन सा, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए आपको इसके बारे में बताना है कि ये अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। हम आपको डेट पूछ रहे हैं कि कब लागू किया गया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, ठीक है। भूमि सुधार से जो उद्देश्य था अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था, लेकिन कब किया था ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। सहायक संधि किसके द्वारा किया गया था, तो वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। भारत में जो साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य था और सहायक संधि, ये किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट कहता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था। जो सहायक संधि लाया गया था वेलेस्ली के द्वारा, इसको स्वीकार करने वाला प्रथम कौन सा राज्य था। कौन सा राज्य था जो इस संधि को पहले स्वीकार किया था, तो ये था हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है ना। और कब किया था, तो 1798 में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और सहायक संधि वाला भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भूमि सुधार अस्थायी बंदोबस्त है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको जो ये 3-4 क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, वेलेस्ली वाला, कॉर्नवालिस वाला और हैदराबाद 1798 वाला, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सिद्धांत, व्यापकगत सिद्धांत, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं राजनीति, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये कहता है लॉर्ड, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कौन थे, डलहौजी के द्वारा। ये जो लाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति या व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है, ये किसके द्वारा लाया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और देखिए यहाँ दिया नीचे एक चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ठीक है, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है, तो जॉन लॉरेंस से। किससे, जॉन लॉरेंस से। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है, जॉन लॉरेंस से। अब कहता है, नेक्स्ट कहता है 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था, ठीक है। उस समय डलहौजी, उस समय जो थे डलहौजी उसमें डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का क्या थे, गवर्नर जनरल थे। क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी जो थे 1848 से 56 तक भारत का गवर्नर जनरल था। कौन, डलहौजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है राज्य के हड़प नीति के बारे में बोल रहा है। कहता है कि देखिए राज्य हड़प नीति, ठीक है, राज्य हड़प नीति
कर दीजिए, चूँकि हम अभी पीछे भी तुरंत देखे हैं, ठीक है? तो राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, किसके सहयोग से? अंग्रेजों के सहयोग से, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारियों के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना? माने अंग्रेज ने क्या किया, राज्य हड़प नीति के लिए कहा गया कि जैसा माने ऐसा राज्य जिसका जो है निर्माण अंग्रेज के सहयोग से हुआ है और राज्य के उत्तराधिकारी के लिए कहते हैं गोद लेने का अधिकार जो है प्राप्त नहीं होगा, कोई भी अपना गोद नहीं ले सकता है, ठीक है ना? ऐसा अंग्रेजों ने नियम लाया। नेक्स्ट कहता है कि किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? अवध, तो ये कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध का अधिग्रहण कहता है किस अधिनियम के डलहौजी ने किस आधार पर किया था, किस रिपोर्ट के आधार पर किया था? तो ये था आउटरम रिपोर्ट। कौन था? आउटरम रिपोर्ट था, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आउटरम रिपोर्ट। चलिए अभी एक देखेंगे, हम बॉक्स देखेंगे जो ये तो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिकृत किए गए राज्य, ये जो है व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्ग्रहित किए गए कहते राज्य जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें जो है आपको कभी सीरियल वाइज देता था सजाने के लिए कि कैसे कैसे कौन कौन जो है क्रम इसको सजाइए, कि कौन कौन कैसे कैसे मतलब इसको अधिकृत किया गया था, या फिर जो है इसको बीच बीच में गैप करके दे देगा और उसको बोल देगा कि क्रम सजाइए, और डेट पूछ लेता है, ठीक है? तो देखिए इसको हम देखेंगे। इसमें देखिए पहले सतारा के बारे में लिखा है, एक तरफ राज्य दे दिया है और एक तरफ देखिए वर्ष दे दिया है, ठीक है? तो देखिए सतारा के बारे में क्या दिया है, सतारा, तो सतारा कब अधिकृत किया गया था? 1848 में, ठीक है ना? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और सतारा को कब अधिकृत किया गया था? 1848 में। उसी तरह जैतपुर को कब किया गया था? 1849 में। जैतपुर को कब किया गया था? 1849 में। एक था संभलपुर को कब किया गया था? 1849 में। संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर दोनों को 1849 में। बघाट को कब किया गया था? 1850 में। बघाट को कब अधिकृत किया गया था? 1850। उदयपुर को कब किया गया था? 1852 में। उदयपुर को कब किया गया था? 1852। झांसी को कब किया गया था? तो झांसी को किया गया था 1853 में। झांसी को कब किया गया था? 1853। नेक्स्ट है नागपुर को कब किया गया था? नागपुर का तो 1854 में। नागपुर को कब अधिकृत किया गया था? 1854। और एक बचता है अवध को कब किया गया था? ये किया था 1856 में। अवध को कब किया गया था? ये किया गया था 1856 में। अवध वाला याद रखेंगे। अवध को कब किया गया था? 1856 में। कब किया गया था? 1856 में, ठीक है? अवध को 1856 में अवध को अधिकृत किया गया था, ठीक है? तो ये जो बॉक्स है देखिए आप, ये बॉक्स बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसको आप याद रखेंगे। और ये सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ठीक है? सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, यानी कि जैतपुर और संभलपुर, ठीक है, दोनों को एक ही टाइम में। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 52 में, झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में और अवध को 1856 में इसको अधिकृत किया गया था, ठीक है ना? ये VVI है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? कहता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया। तो किसके समय में समाप्त हुआ था? ये कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में, ठीक है? नेक्स्ट दिया है कि किस वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC, ठीक है, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। इंडियन पेनल कोड जो है किसके समय में लाया गया था? तो ये कैनिंग के समय में लाया गया था। किसके समय में? कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब? 1861 में। देखिए यहाँ क्या कहता है बॉक्स में, कहता है कि राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? ये उपाधि कौन था? कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट दिया है कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेची आयोग। और देखिए प्रथम अकाल आयोग कब? 1880 में। प्रथम अकाल आयोग कब लगा था? 1880 में लगा था। देखिए इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार बना है, ठीक है ना, स्ट्रेची आयोग को लेकर के, कि लिटन के कार्यकाल में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया था। और देखिए आयोग कौन था? स्ट्रेची आयोग। और कहता है कि भारत कौन सा था, कब आया था? तो 1880 में आया था। 1880 में पहला बार जो है अकाल आयोग बना था, ठीक है?
अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि भारत में अस्थाई, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा देखिए, ठीक है। देखिए इसमें कहता है नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है किसको, रिपन को, किसको, लॉर्ड रिपन को। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, ये रिपन को माना जाता है। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अस्थाई स्वशासन का जनक के बारे में। नेक्स्ट कहता है इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसको बनाया था, मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के पश्चात, ठीक है, क्या कहता है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था, तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। देखिए एक बॉक्स में दिया है, आपको दिख रहा होगा, आई होप कि आपको दिख ही रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए इसके बारे में, इसमें क्या कहता है कि ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, ठीक है, ये ब्रिटिश के समय में जो विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार किया गया था। और कहता है कि देश दिया गया है, किस देश को और कब कब किया गया था, और किसके कार्यकाल में कौन गवर्नर जनरल था, उसमें कोई गवर्नर जनरल या वायसराय था, किसके किसके कार्यकाल में किसको किसको अधिकृत किया गया था, अधिकार किया गया था, उसके बारे में दिया। जैसे देखिए नेपाल, यहाँ दिया नेपाल के बारे में। नेपाल को कब, 1816 में, कब 1816 में, और किसके समय में, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट दिया देखिए सिंध के बारे में। सिंध को कब कहते हैं अधिकार किया गया था सिंध पर, तो ये किया था 1843 में। और कब, तो किसके समय में, किस मैंने गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, तो वो किया था लॉर्ड एलनबरो के समय में। किसके कार्यकाल में, एलनबरो के समय में। अच्छा, भूटान को कब किया गया था, तो 1865 में। भूटान को कब अधिकृत किया गया था, भूटान पर अधिकार 1865 में किया गया था, लॉरेंस के समय में। किसके समय में, लॉरेंस के समय में। और बर्मा पर कब अधिकार किया गया था, तो बर्मा पर किया गया था 1885 में। किसके समय, तो लॉर्ड डफरिन के समय में। ठीक है, क्लास कैसा लगा आप बताइएगा। और आज यहीं रहने देते हैं, चूँकि आज यहाँ मेरा टॉपिक भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, और फिर हम मिलेंगे किसी दूसरे क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विथ आर.के. राय चैनल को, ठीक है, ताकि एग्जाम में हम के समय भी और भी अच्छा क्वेश्चन चीज़ अरेंज करते रहते हैं आपके लिए, ठीक है ना। और अगर किसी ऐसा जो मेन टॉपिक पर डिमांड हो, आप बोलिएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन तब तक क्लास को आप देखते रहिए। अगर ऐसे एक बार में याद नहीं होता तो मैक्सिमम टाइम देखिए क्लास को। तो छोटा क्लास बनाते हैं ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। 15-20 मिनट का मात्र क्लास रहता है, ठीक है ना। सिंगल टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है। क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये पहुँचे, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।